नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, अटूट रिश्ता टूट गया। मैं बीते 30 वर्षों से कोई ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो अपने माँ बाप, भाइयों भाभियों के प्रति उतनी या उससे ज्यादा निष्ठुर हो जितनी मोटकी है। उसे लड़की ही कहूंगा क्योंकि परिवार सहित दुनिया की नजरों में वह 52 बरस की होकर भी लड़की ही है। वह लड़की नहीं है या सिर्फ मैं जानता हूँ या वो स्वयं। हाँ, मेरी पत्नी भी गजब है या महान है। क्या कहूँ पत्नी को, यह भी बीते 25 वर्षों से नहीं समझ पा रहा हूँ। मोटकी और मेरे गहरे रिश्ते हैं, यह वो शादी के कुछ ही महीने बाद ही अच्छी तरह जान गई थी। शादी के करीब 2 साल बाद ही एक दिन उसने सीधे मुझसे ही यह पूछ लिया था कि सीमा, जिसे आप न जाने क्यों हमेशा मोटकी ही कहते हैं, उनसे आखिर आपका सचमुच में रिश्ता क्या है? क्योंकि जिस तरह आप दोनों मिलते हैं, वह देखने वालों के मन में संदेह पैदा करता है। संदेह के यह बादल इतने घने हैं कि अब मैं हर कोशिश करके भी अनदेखा नहीं कर पा रही हूँ। कुछ सेकंड उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों को पढ़ने की कोशिश करने के बाद मैंने पूछा, तुम्हें संदेह किस बात का है? उसने तुरंत ही कहा, यही कि आप दोनों के बीच एक पति पत्नी जैसे रिश्ते हैं। एकदम सीधे सीधे कही गई उसकी इस बात से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं चौंका भी नहीं। एक दिन पत्नी की ऐसी बात का मुझे सामना करना है, इसका एहसास मुझे पहले से था, बल्कि यह कहूं कि पूरा विश्वास था। एक बार फिर उसका चेहरा पढ़ने का प्रयास करने लगा। करीब 3 महीने पहले ही वह मिसकैरेज की तकलीफ से गुजर चुकी थी। अम्मा ने इसके लिए मेरी लापरवाही को जिम्मेदार माना। सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया था और अपनी बहुरिया की ऐसी सेवा की उसका वजन खूब बढ़ गया। चेहरा क्या, पूरा बदन ही एक खास तरह की चमक से दमकने लगा था। उस दमकते चेहरे पर मैं अनगिनत प्रश्न पढ़ रहा था। मैंने सोचा, इसके हर प्रश्न का उत्तर दे पाना तो बहुत मुश्किल होगा। सारे उत्तरों से तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती है। मुझे चुप देखकर वह सीधे मेरी आंखों में देखती हुई बोली, मैं कोई पहली बार आपके सामने नहीं आई हूँ जो ऐसे एकटक मुझे देख रहे हैं। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए और सच ही बोलिएगा। हमेशा कहते हैं न कि जो आपके मन में होता है वही जुबान पर भी। तो देखती हूँ आज मन जुबान की बातों में कितना समानता है। यह कहकर उसने सच ही बोलने के लिए बड़ा दबाव डाल दिया था। मैं उत्तर देने ही जा रहा था कि वह फिर बोल पड़ी, अगर सच बोलने में मुश्किल हो रही है तो कुछ भी न बोलिए, चलिए सो जाइए। मैं सब समझ गई हूँ। आपने बिना बोले ही इतना कुछ बता दिया है कि अब और कुछ मुझे जानना ही नहीं। उसके चेहरे पर व्यंग भरी हल्की मुस्कुराहट थी। रूम हीटर ऑफ करके वह कंबल ऊपर खींचने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए मजाकिया लहजे में कहा, सुनो सुनो प्रिय, ऐसे अधूरी बात के साथ लेटे तो नींद नहीं आएगी। मोटकी के साथ अपने रिश्ते को मैं पति पत्नी जैसा नहीं मानता। उससे हमारा रिश्ता एकदम डिफरेंट टाइप का है। अच्छा, तो उसके साथ आपके फिजिकल रिलेशन नहीं है? मुझे लगा वह कुछ आक्रामक हो उठी है। मैंने प्यार से उसके दोनों गालों को हल्का सा खींचते हुए कहा, उससे जो भी रिश्ता है, जैसा भी है, सब बताता हूँ। ठंडे दिमाग से सुनोगी तो तुम्हें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। यह सच है कि उसके साथ मेरे फिजिकल रिलेशन है। यह रिलेशन तुमसे शादी करने से कई बरस पहले से है। यह सुनते ही उसकी आंखें भर आई। भरी हुई आंखों से एकटक मुझे देखने लगी। आंसू पलकों से बाहर लुढ़कने ही वाले थे, लेकिन अन्य तमाम महिलाओं की तरह ऐसी बात सुनकर भी वह चीखी चिल्लाई नहीं, शांत मेरी आंखों में देखती रही। तो मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हमारे उसके रिश्ते के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले पूरी बात ध्यान से सुन लो। लेकिन वह बीच में ही बोल पड़ी, अब और क्या सुनना? जब उनसे ऐसे रिश्ते थे तो उन्हीं से शादी क्यों नहीं की? दो नावों या कई नावों की सवारी करने की क्यों सूझी, यह जानते हुए भी कि यह बिल्कुल गलत है। औरत कोई खिलौना तो नहीं कि चलो खेलना है और कई कई ले लिए। किसी ने भी आज तक इसे सही नहीं कहा है। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने बहुत ही पोलाइटली कहा,
देखो, मैंने दो नावों की सवारी के बारे में न पहले न ही शादी के बाद कभी सोचा। जीवन में बहुत सी बातें परिस्थितियों वश अनायास हो जाती हैं। मोटकी से रिश्ता भी ऐसा ही रिश्ता है। जब वह पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो पता चलते ही अबॉर्शन कराने की जिद कर बैठी। मैंने कहा, ऐसा क्यों कर रही हो, हम कल ही शादी कर लेते हैं। घर वालों ने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं तो हम अलग रहेंगे। इस तरह एक मासूम बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मारना ठीक नहीं है। हम अपनी लापरवाही की सजा अपने ही बच्चे को कैसे दे सकते हैं। आवेश से भरी पत्नी फिर बीच में ही बोली, क्यों, ये इंटरकास्ट मैरिज होती इसलिए उनके और यहाँ घर पर कोई आप दोनों की शादी को एक्सेप्ट नहीं करता। इतनी एक्साइटेड न हो, पहले पूरी बात सुनो। उसने शादी के स्टेज तक बात पहुंचने की नौबत ही नहीं आने दी। प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वह एकदम भड़क उठी। एक ही बात चिल्लाने लगी कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, समझे, मुझे अबॉर्शन कराना है, कराना है, कराना है, समझे। मैंने उसे 2 दिन समझाया कि ऐसा मत करो। बच्चे के साथ उसे इमोशनली जोड़ने की कोशिश की कि किसी तरह वह जिद छोड़ दे। उससे बार बार कहा, तुम्हें अपने ही बच्चे को इस तरह खत्म करते हुए जरा भी दया नहीं आ रही है। सोचो, लोग एक बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते, गोद तक लेते हैं। एक नन्हा मुन्ना तुम्हारी ही तरह प्यारा सा बच्चा तुम्हारी गोद में खेलेगा तो कितनी अद्भुत खुशी मिलेगी। लेकिन उसे जितना समझाता वह उतना ही ज्यादा एग्रेसिव होती जाती। दूसरे दिन जब वह मुझ पर चिल्लाती हुई यह बोली, तुम कुछ भी कहो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, नहीं सुनना। मुझे बच्चे, शादी वादी, इन सारी बातों से घृणा है। तुम मुझे इन्हीं सब में क्यों उलझाना चाहते हो? बार बार कह रही हूँ, मेरी बात सुनते क्यों नहीं? आखिर वो अपनी जिद पूरी करवा कर ही मानी। यहाँ लखनऊ में बात नहीं बन पाई तो हरदोई जैसे छोटे शहर में जाकर एबॉर्ट करवाया। अबॉर्शन होते ही वह ऐसे खुश हुई जैसे मौत की सजा से आक्रांत कोई अपराधी अचानक ही ससम्मान मुक्त कर दिया जाए। उसकी खुशी देखकर मैं हतप्रभ था। उसकी खुशी को कुछ देर संज्ञा सुनसा देखता ही रह गया। इसके बावजूद आप आज भी ऐसी कठोर हृदय महिला के प्यार में आकंठ डूबे हुए हैं। वो महिला जो आपके अपने अजन्मे बच्चे का जीवन समाप्त करके ही नहीं मानी बल्कि अत्यधिक खुश भी हुई। क्या कहूँ उन्हें और क्या कहूँ आपको। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ भी कहने से पहले बात पूरी सुन लो। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। उससे कहा, बच्चे को लेकर मेरा मन आज भी दुखी होता है। लड़की या लड़का जो भी होता, हमें पेरेंट बनने की खुशी मिलती, लेकिन उस बच्चे पर सारा अधिकार अकेले मेरा ही नहीं था। वो माँ थी, बच्चा उसके पेट में था। उसे जन्म देने न देने का फाइनल डिसीजन उसको ही लेना था। जो उसने लिया, जो मुझे करना था वो मैंने किया। इतना आदर्शवादी बनना भी ठीक नहीं, अति है ये। बच्चे पर माँ बाप दोनों ही का बराबर का अधिकार होता है, इसलिए फाइनल डिसीजन किसी एक का नहीं, दोनों का होगा। आप उनसे प्यार में वो नहीं कर पाए जो आपको करना था। आपकी बातों से लग रहा है कि आप उनसे दबते रहे और आज भी उन्हें ही बचाने में लगे हुए हैं। समझ में नहीं आता आप पर उनका कौन सा जादू है जिससे आप एकदम मेस्मराइज्ड हैं। इतना ज्यादा कि अपने ही नवविवाहिता पत्नी से एक दूसरी स्त्री से अपने शारीरिक संबंधों को बड़े साहस, बड़ी बहादुरी, बड़े गर्व से बता रहे हैं। उसे देवी बनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। पत्नी की आंखें अब भी गीली और सुर्ख हो रही थी। वह ऐसा तीखा व्यंग भी कसेगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि उसे मैं एक बेहद सहनशील, सहृदय और एक असाधारण पत्नी मानता था। अब भी यही मानता हूँ, लेकिन उस समय मेरा मूड खराब हो गया। उससे इतनी कठोर बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे थोड़ा खींचते हुए कहा, देखो, अगर शांति से बात सुनना समझना चाहती हो तो मैं आगे बोलूं, नहीं तो बंद कर दूं। उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसी क्यों है, उसके साथ उसके माँ बाप, भाइयों ने जो कुछ किया, उसके बाद तो
उसकी जगह जो भी लड़की होती वो वैसी ही होती जैसी मोटकी है। यह सुनकर पत्नी की भाव भंगिमा काफी कुछ बदल गई। उसका स्वर भी काफी नम्र हो गया। उसने पूछा, उनके माँ बाप भाइयों ने ऐसा भी क्या किया जो वो ऐसी पत्थर हृदय हो गई कि अपने अजन्मे बच्चे को ही मार दिया? ऐसा बहुत कुछ हुआ है उसके साथ। ऐसा कुछ हुआ है जिसके दर्दनाक चिन्ह उसके बदन पर आज भी है और जीवन भर रहेंगे। क्या? हाँ, जीवन भर। ऑपरेशन के बाद उसे लेकर अगले दिन लौट रहा था। कार में पिछली सीट पर मैं बैठा हुआ था। वो मेरी गोदी में सिर रखे सो रही थी, एकदम निश्चिंत। मगर मेरे दिमाग में उसकी बातें बवंडर की तरह घूम रही थी। यह अगले कई दिनों तक चलता रहा। वो हफ्ते भर की छुट्टी खत्म होने के बाद आराम से ऑफिस जाने लगी। बच्चों शादी से उसकी घृणा वाली बात ने मुझे बेचैन किया हुआ था कि मैं तो इससे शादी परिवार की सोच रहा हूँ और इसे इनसे ही घृणा है। मैं अपने को ज्यादा दिन रोक नहीं पाया। उसे बात की तो वह फिर भड़क उठी। तो मैंने भी साफ कह दिया कि जीवन इस तरह नहीं चलता है। कम से कम मैं ऐसा तपते रेगिस्तान जैसा जीवन जीने की नहीं सोचता। बिना परिवार बच्चों के जीना मैं तपते वीरान रेगिस्तान में अकेले जीवन जीने जैसा मानता हूँ। लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही, मैं अपनी। बहस महीनों चली। रिश्तों में खटास आने लगी। मुझे लगा कि शायद हमारे रास्ते अलग होने का समय आ गया है। लेकिन हम दोनों ही किसी हालत में अलग नहीं होना चाहते थे, विशेष रूप से वह। एक दिन मैंने बात उठाई तो उसने बिना लाग लपेट के कहा, सुनो, जिस दिन तुम मुझसे अलग हुए उसी दिन मैं सुसाइड कर लूंगी, समझे? जिस दिन मुझे मारना हो उस दिन मुझसे अलग हो जाना बस। इतना कहते कहते वह रोने लगी। हद है, न इधर चलना न उधर चलना। यह तो इमोशनली ब्लैकमेल करने जैसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय तक हम रिश्तों में इतने गहरे उतर चुके थे कि अलग होने की सोच ही नहीं पा रहे थे। बड़ी अजीब बात है, जब इतना करीब थे तो उन्होंने आपको शादी कैसे करने दी? शादी की अलम्ब वीडियो में तो देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की अपने सगे भाई की शादी में खुशी से झूम रही है, डांस कर रही है। ऐसी विचित्रता मैंने न पहले कभी देखी न सुनी। यकीन है कि आगे भी नहीं सुनूंगी। पत्नी एकदम खींचकर बोली तो मैंने उससे समझाते हुए कहा, कुछ भी विचित्र या अनोखा नहीं है। उसके साथ बचपन से लेकर बड़ी होने तक जो क्रूर व्यवहार उसके परिवार ने किया, उसे वो ऐसी मन स्थिति में पहुंच गई कि उसे परिवार शब्द से घृणा हो गई। इसलिए उसने मेरे साथ एक ऐसे प्रगाढ़ मित्र का रिश्ता बनाया जिसकी सीमा में फिजिकल रिलेशन तो शामिल है, लेकिन शादी परिवार पूरी तरह से प्रतिबंधित था। आज भी है। जब मैंने शादी परिवार पर ज्यादा जोर दिया तो उसी ने मुझसे पूरा जोर देकर कहा, तुम शादी कर लो। जरूरी नहीं कि तुम मेरे लिए मेरे जैसे बन जाओ। तुमने मेरे लिए आज तक जो किया उसकी कोई सीमा नहीं है। तुम न होते तो मैं कब का मर गई होती। मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं हो। इसलिए मेरे कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद हो ये मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगी। हाँ, शादी के बाद कभी कभार मुझे भी थोड़ा समय दे दिया करोगे तो वह ही मेरे लिए बहुत होगा। बस और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। उस समय वह बहुत रोई थी, लेकिन इसके साथ ही वो मेरी शादी के लिए उसी तरह जिद कर बैठी जैसे अबॉर्शन के लिए की थी। तो आपने उनके कहने पर मुझसे शादी की, उनकी यह बात मानते हुए कि शादी के बाद भी आप उनसे रिश्ते को बनाए रखेंगे। पत्नी की आवाज में क्रोध का पूर था और बात भी बिल्कुल गलत थी। मुझे यह अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे तुरंत ही टोकते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो? उस समय तक तो तुम्हारा क्या किसी का भी कहीं नाम पता ही नहीं था कि किससे शादी करूंगा। उसकी जिद थी कि शादी कर लूं बस। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखूं या उसने मेरी इच्छा पर छोड़ दिया था। इसके बावजूद मुझे शादी के लिए खुद को तैयार करने में करीब साल भर लग गया था। मेरी शादी से वो सच में बहुत खुश थी। उसकी खुशी तुमने खुद शादी में देखी ही थी। मेरी बात सुनती हुई पत्नी ध्यान से मुझे देखती रही। कुछ बोली नहीं तो मैंने कहा,
अब तुम ही बताओ, जिस औरत ने मेरी इच्छा, मेरी खुशी के लिए इतना कुछ किया, उससे सारे रिलेशन कैसे खत्म कर दूं? मैंने कुछ खत्म करने के लिए कहा ही कहा, और उससे पहले यह कि आपके और उनके बीच कुछ खत्म ही कहाँ हुआ है। मुझसे शादी से पहले आप दोनों के रिश्ते में शरीर था, आज भी है, तो दोनों पर कोई फर्क पड़ा ही कहाँ है जो उन्हें या आपको कोई परेशानी होती। फर्क तो मुझ पर पड़ रहा है कि मेरा सुहाग बटा हुआ है, जो शरीर और मन दोनों के साथ न उनके पास रह पाता है न मेरे पास। जब शरीर उनके पास होता है तो मन यहाँ, जब शरीर यहाँ होता है तो मन वहाँ। जैसे इस समय मन तुम्हारा वहीं अपनी प्रिय मोटकी के पास है। पत्नी के इस तीखे व्यंग बाण से मैं बुरी तरह घायल तो जरूर हुआ, लेकिन मुंह से आह भी नहीं निकलने दी, क्योंकि अपनी जगह वो सही थी और मैं अपने को गलत नहीं मान रहा था। मुझे अपने बीच तनाव पैदा होने का एहसास होने लगा, तो मैंने उसे मोटके की यातनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। सोचा महिला होने के नाते इससे यह मोटकी के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकेगी। मेरा अनुमान सही निकला। उसे पहले एक वह छोटी सी घटना बताई, जिसमें मोटकी को एक मामूली सी गलती नहीं बल्कि उसके बचपने के कारण उसकी माँ ने उसे बैलों को बांधने वाले पगहा, जानवरों को खूंटे से बांधने वाली मोटी रस्सी से इतना मारा था कि उसकी सच में चमड़ी उधड़ गई थी। पीठ में करीब 8 इंच लंबा घाव कोई दवा आदि न होने के कारण पक गया था। उसकी फ्रॉक बार बार उसमें चिपक जाती थी। वह छुड़ाती तो खून निकलने लगता। गर्मियों के दिन थे। वह जलन डर से रात दिन जल से बाहर जा पड़ी मछली की तरह फड़फड़ाती थी, लेकिन माँ बाप सहित कोई भी उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गया। 12-13 साल की लड़की के साथ दुश्मनों सा व्यवहार हो रहा था। पीड़ादायी घाव से मुक्ति के लिए माँ द्वारा भी दुत्कार दी गई। वह छोटी बच्ची जो समझ पाती वह करती। नीम की पत्तियां उबालकर उसके पानी से घाव धोती, तो कभी नारियल तेल लगाती। पीठ में होने के कारण यह सब ठीक से कर भी नहीं पाती थी। अंततः 3 महीने में उसका घाव तो ठीक हो गया, लेकिन उसके हृदय और पीठ पर उसके निशान आज भी हैं, जो घर के लिए उसमें जलती क्रोधाग्नि को बुझने नहीं देता। वह कहती है कि इस निशान के कारण वह कभी डीप बैक ब्लाउज साड़ी नहीं पहन पाती, पीठ को हमेशा ढकती रहती है। यह घटना सुनते ही पत्नी बहुत भावुक होकर बोली, हे भगवान, कैसे माँ बाप हैं! कोई अपनी ही लड़की के साथ ऐसा कसाईयों जैसा व्यवहार कहाँ करता है। ये उनकी सगी लड़की नहीं है क्या? सगी ही है, जो बताया यह तो कुछ भी नहीं है। उसके सामने जो और तमाम घटनाएं उसके साथ हुई सुनोगी तो रो दोगी। आखिर ये ऐसा क्या करती थी जो सब इनके दुश्मन बने हुए थे? एक दो लोग गलत हो सकते हैं, पूरा परिवार तो गलत नहीं हो सकता ना। पत्नी की इस बात से मुझे लगा कि बात को मैं जिस ट्रैक पर ले जाना चाहता था वह उसी ट्रैक पर चल पड़ी है। मैंने कहा, मोटकी के साथ जो कुछ हुआ उसका एकमात्र कारण या उसकी एकमात्र गलती यह थी कि वह शोक चंचल तितलियों की तरह मस्त गगन में उड़ने को हर क्षण मचलती रहती थी, मगर अपनी हम उम्र लड़कियों संग नहीं बल्कि लड़कों संग। लड़कों संग, हाँ, लड़कों संग। इसके माँ बाप को यह पसंद नहीं था। वह मना करते, कितनी भी सख्ती करते, लेकिन ये छिप छिपा कर निकल ही जाती। गांव के लड़कों संग गुल्ली डंडा, कबड्डी, पेड़ों पर चढ़ना, आम, इमली, जंगल जलेबी, बेर, मकोई तोड़ना, खाना, तालाब में तैरना, बैलों भैंसों पर चढ़कर लड़कों संग दूर तक चले जाना, कई कई घंटे घर से गायब रहना, उन्हीं लड़कों संग खूब गाली गलौज करना। इन्हीं सब में इसको खूब मजा आता था। कितना भी मना किया जाता, समझाया बुझाया जाता, लेकिन यह किसी की बात पर ध्यान ही न देती। सारी नाकेबंदी को धत्ता बताकर रफू चक्कर हो ही जाती। बात ज्यादा देर छिप नहीं पाती। इसे ढूंढ ढांढ कर मारते पीटते घर लाया जाता, फिर घर भर बुरी तरह पीटता, खाना पीना बंद कर दिया जाता। मगर यह भी विकट जिद्दी थी, सारी पर ताड़ना सह लेती, कोई नया रास्ता निकाल कर फिर 9-2-11 हो लेती। ऐसे तो फिर सारी गलती इन्हीं की कही जाएगी।
घर वालों की नहीं। लड़की थी लड़कों के साथ घंटों घर से दूर बाग, तालाब, इधर उधर वीराने में जाना। कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती तो बेइज्जती तो पूरे घर की होती ना। ऐसी हरकतें तो कोई भी माँ बाप बर्दाश्त नहीं करता। पूरा परिवार तो इन्हीं के लिए परेशान था, इसलिए उन्हें तो गलत कह ही नहीं सकते। आपको भी उनके घर वालों को दोष नहीं देना चाहिए। आप गलत कर रहे हैं। पत्नी बड़ी ताकत से मुझ पर हावी हो गई तो मैंने कहा, तुमने मुझे बड़ी जल्दीबाजी में गलत ठहरा दिया, जबकि जो बताया वह कुल बातों का छोटा सा हिस्सा है। मामले का एक पक्ष है। क्या? हाँ। हुआ क्या कि इसकी हरकतें जल्दी ही गांव में चर्चा का विषय बन गई। यह पढ़ने लिखने में तेज तो नहीं थी, लेकिन फेल कभी नहीं होती थी। सेकंड डिवीजन पास हो ही जाती थी, जबकि दोनों भाई बड़ी मुश्किल से किसी तरह पास हो पाते थे। मोटकी साफ कहती है कि बाबूजी उसी स्कूल में क्लर्क न होते तो दोनों एक क्लास 2-2 साल में पास कर पाते। जब यह कुछ और बड़ी हुई तो गांव के कई घरों से यह शिकायत आने लगी कि अपनी लड़की को रोको, हमारी लड़कियों को भी खराब कर रही है। उन्हें अपने साथ लड़कों के बीच ले जाती है, दूसरे गांवों में घुमाती है, गांव की नाक कटाने पर तुली हुई है। अब घर वालों की समस्या और बढ़ गई। इस पर और ज्यादा सख्ती होने लगी। डंडा चिमटा फूकने से भी पिटाई होने लगी। एक से बढ़कर एक गंदी गाली, फूहड़, कटु बातें इसे कही जाती, लेकिन यह चिकना घड़ा ही बनी रही। पूरा घर हलकान हो गया, लेकिन इसके कानों पर जू न रेंगी तो न रेंगी। जब ये ऐसी थी तो इतनी पढ़ाई लिखाई कैसे कर ली कि गवर्नमेंट जॉब में आ गई। इसे एक संजोग ही समझो। ये हाई स्कूल में पढ़ रही थी, तभी इसको लेकर हुई एक घटना के कारण इसके और पड़ोसी गांव के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि 2 दिन पुलिस फोर्स लगी रही। क्या? पुलिस का नाम सुनते ही पत्नी चौंक उठी। मैंने कहा, हाँ, 2 दिन फोर्स लगी रही, लेकिन इसके लिए मोटकी को दोष नहीं दे सकते। क्यों? जब सारी समस्या उन्हीं के कारण थी, तो उनको निर्दोष कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वो निर्दोष ही थी। अच्छा, जरा मुझे भी समझाओ। पत्नी के इस व्यंग पर ध्यान न देकर मैंने कहा, समझो, ध्यान से समझो। 15-16 की होते होते इसका शरीर बहुत तेजी से बढ़ा। इसके ब्रेस्ट, हिप्स, थाइस गांव की सभी लड़कियों की अपेक्षा कहीं बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए। लगता जैसे 20-25 साल की हष्ट पुष्ट युवती हो। बचपन से ही लगातार खेलकूद, दिन भर दौड़ते भागते रहने के कारण इसका जिस्म बहुत कसरती मजबूत हो गया। लड़कों के बीच बने रहने के चलते इसको लेकर वो सब अश्लील बातें, हरकतें करने की कोशिश करते। यह सब एक सेकेंड को भी बर्दाश्त नहीं करती। ताकत में किसी लड़के से कम नहीं थी, इसलिए बिना हिचक किसी से भी भिड़ जाती थी। डंडा, ईंट, पत्थर जो भी हाथ लगता उसे ही लेकर टूट पड़ती। आए दिन यह सब होने लगा। अब भाई इस पर हाथ उठाते तो यह उन्हें भी नहीं बख्शती, अक्सर उन पर भी भारी पड़ती। इसी समय इसको लेकर एक ऐसी अफवाह इसके आसपास तक के गांव में फैल गई कि पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। लोगों के बीच तरह तरह की बातें होने लगी। मोटकी ने भी अपने को एकदम बदल लिया। बाहर निकलती जरूर, दूर दूर तक घूमती, लेकिन अकेले ही। किसी भी दोस्त लड़के वगैरह को पास तक नहीं फटकने देती। भयानक रूप से चिड़चिड़ी हो गई। जल्दी ही लोग खुद ही इससे दूर भागने लगे। अरे, ऐसी कौन सी बात थी? दरअसल कुछ बदतमीज लड़के जब इस पर हाथ नहीं डाल सके तो इसकी शारीरिक बनावट को लेकर तरह तरह की बातें, अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। जंगल की आग की तरह यह बात फैल गई कि यह थर्ड जेंडर है। हे भगवान, ये सब भी हुआ। हाँ, इसी के बाद इसने अपने को सबसे अलग कर लिया। किसी को पास न फटकने देती। जरा सी बात क्या, बिना बात भी किसी पर भी हमलावर हो जाती। इसका दुर्भाग्य यह कि माँ बाप भी संदेह कर बैठे कि कहीं अफवाह सच तो नहीं है।
माँ ने सोते समय चुपके से इसकी जांच करने की कोशिश की। कुछ नहीं समझ पाई तो अगले दिन इससे पूछताछ शुरू कर दी। इससे यह आग बबूला हो उठी। पूरा घर सिर पर उठा लिया, ऐसा तांडव किया कि पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। पास पड़ोस इकट्ठा हो गया। फिर पता नहीं किस समय ये घर से भाग गई। सबने सोचा हमेशा की तरह 2-3 घंटे में आ जाएगी, लेकिन जब रात हो गई, हर तरफ ढूंढा गया, यह कहीं नहीं मिली। तो किसी अनहोनी की आशंका से घर भर परेशान हो उठा। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई। ढूंढाई भी चलती रही और सुबह ये घर से करीब 15 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर घायल बदहवास हालत में मिली। फर्स्ट एड के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की, तब इसने बताया कि वह कहीं दूर जाने के लिए किसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। रात हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म पर अंधेरा था। तभी दो लोग उसे छेड़छाड़ करने लगे। मना करने पर मुंह दबाकर उसे स्टेशन से दूर ले जाने की कोशिश करने लगे, तो वह उनसे भिड़ गई। वो दो थे, इसलिए वो ज्यादा चोट खा गई। सब इसे घर ले आए। कुछ दिन तक इससे कोई कुछ नहीं बोलता था। यह गुमसुम सी अपने मन का करती रहती। आखिर ये किस तरह के स्वभाव की थी? ऐसा क्या चाहती थी कि इतना कुछ गलत सलत होता रहा, फिर भी ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी? और आपने ऐसा कौन सा जादू किया कि आपके सामने एकदम गऊ हो गई? बहुत मामूली सी बात यह थी कि ये बहुत हिलदंडी स्वभाव की थी। माँ बाप इस बात को समझने के बजाय इसे मार डांट के यह समझाने में लगे रहे कि तू लड़की है, इसलिए घर के अंदर चुपचाप बंद रह। भाइयों की तरह हंसने बोलने खेलने कूदने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। इस भेदभाव को इसने नहीं माना। जिद्दी होती गई। प्रतिरोध करते करते स्वभावतः प्रतिरोधी हो गई। इसी स्वभाव के चलते वह घटना हुई जिससे पुलिस फोर्स लगी। उस दिन पड़ोस के गांव के एक लफंगे ने इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, तो यह बिना एक पल गंवाए उस पर टूट पड़ी। गुत्थ गुत्था हो गई। इसके हाथ किसी टूटे हुए मटके का ऊपरी एक नुकीला टुकड़ा लग गया। इसने उसी से उसके चेहरे पर ऐसा हमला किया कि उसकी एक आंख कई दांत टूटकर बाहर आ गए। उसे अधमरा छोड़ खून से लथपथ ये घर को चल दी। इसके पीछे पीछे गांव के बहुत से लोग आ गए। विवाद खड़ा हो गया कि दूसरे गांव के आदमी ने हमला किया। करेला ऊपर नीम चढ़ा कि वह दूसरे समुदाय का था। नाक की इज्जत का सवाल पैदा हो गया। दोनों गांवों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। बहुत से लोग जख्मी हुए। पुलिस ने किसी तरह कंट्रोल किया। दोनों तरफ के लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन अगले दिन एक और घटना हो गई। जिसको इसने मारा था, उस पर हॉस्पिटल में किसी ने हमला किया। वो मर गया। विवाद फिर बढ़ गया। कई दिन में कंट्रोल में आया। इसके बाद गांव के लोगों ने इसके पेरेंट्स पर प्रेशर डाला कि यह पढ़ लिख तो रही ही है, इसे किसी दूसरे शहर भेज दो, वहां सुरक्षित भी रहेगी, पढ़ लिख भी लेगी। घर वालों को अंततः मानना पड़ा। इस तरह यह लखनऊ आ गई। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कुछ कह पाना कि पेरेंट सही है या ये, इसलिए यह आप ही तय करिए। लेकिन ये आपको कहाँ कैसे मिल गई? मुझसे मिलना भी एक संयोग ही था। रविंद्रालय में कोई कार्यक्रम था, वहीं ये सहेली के साथ थी। मेरी ठीक बगल वाली सीट पर 1.5-2 घंटे के कार्यक्रम में दोनों बातें करती रही। ये कम बोल रही थी लेकिन सटीक बोल रही थी। इसकी बातों से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। कार्यक्रम के बाद दोनों को साथ चाय पीने के लिए कहा। ये संकोच करती रही लेकिन इसकी सहेली तुरंत मान गई। वहीं पता चला कि ये ग्रेजुएशन करके नौकरी की तलाश में है। बहुत परेशान है। प्राइवेट पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रही है। उसी सहेली के साथ रूम शेयर कर रही है। सहेली ने ही इसके लिए नौकरी की बात उठाई। मेरा फोन नंबर लिया, अपना संपर्क नंबर दिया। यह वो समय था जब देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो चुकी थी। सरकारी विभागों में नौकरी को लेकर एक नई तरह की हलचल थी। फिर भी सरकारी नौकरी गुलर का फूल ही थी। फोन पर इन दोनों से होने वाली बातों से मोटकी की समस्याओं की
लंबी सूची मेरे सामने आती जा रही थी। उन्हें देखकर मुझे इस पर बड़ी दया आती। आखिर मैंने अपने संपर्कों को साधा, इसे 2.5-3 महीने में ही डेली वेजेस पर नौकरी दिला दी, जिससे इसकी समस्याएं कम हुई। इस बीच दोनों बड़ी तेजी से करीबी मित्र बनती चली गई। मोटकी सहेली से भी ज्यादा तेज करीब आ रही थी। आए दिन मिलना जुलना होने लगा। ऐसे ही 6-7 महीने और बीते होंगे कि मोटकी की सहेली की शादी हो गई। वो चली गई, यह अकेली पड़ गई। ये अब मुझसे ज्यादा समय चाहती। मैं नहीं दे पा रहा था। दूसरे एक लिमिट से आगे मैं बढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन यह बढ़ती ही चली आ रही थी। नहीं मिलता तो फोन पर बहुत भावुक हो जाती, इमोशनल बातें करती, रोने लगती। आखिर मुझे मिलना पड़ता। ऐसे ही 2-2.5 साल बीता। मेरी कोशिश सफल हुई। इसकी नौकरी रेगुलर हो गई। यानी आपने उनकी सारी समस्या खत्म कर दी। उसके बाद आपको क्या लगा? उनकी बढ़ती करीबी नौकरी के लिए थी या सच में आपके लिए? ये क्या कह रही हो? वह मेरे लिए ही आगे बढ़ रही थी। रेगुलर होने के बाद उसने दूरी बनाने नहीं, सारे फासलों को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश की। और इनके माँ बाप, इस बीच वो लोग कहाँ रहे? वो लोग पहले 1.5-2 महीने में आते थे। धीरे धीरे उनका आना कम होता गया, क्योंकि इसका व्यवहार उन लोगों के प्रति बहुत रूखा बना ही रहा। फिर एक बार इसने मेरा परिचय कराया तो नौकरी, मकान दिलाने से लेकर ऑफिस में आई समस्याओं को कैसे मैंने दूर किया, यह सब बताया। प्रशंसा के कोई शब्द बाकी नहीं छोड़े। माँ बाप ने कहा, बेटा अब हम निश्चिंत हो गए हैं, यह तुम्हारे सहारे यहाँ सुरक्षित है। फिर मेरा फोन नंबर नोट किया, अपने घर गांव बुलाया। मैंने सोचा चलो अब यह घर वालों से मिलजुल कर रहेगी, जल्दी ही शादी हो जाएगी, अपने ससुराल में खुश रहेगी। लेकिन मेरा सोचना गलत निकला। क्यों? क्योंकि घर वाले ज्यों ही शादी की बात करते, ये आग बबूला हो उठती, उन्हें उल्टे पांव वापस भेज देती। बहुत दिन यह सब चलता रहा। आखिर घर वालों ने मुझसे कहा, भैया तुम ही समझाओ, आखिर बात क्या है? कहीं किसी को पसंद कर रखा है तो बताए, वही कर देते हैं। मैंने बात उठाई तो मुझसे गुस्सा हो गई। ज्यादा कोशिश की तो बोली, देखो अगर तुमने भी वही बातें की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैंने कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। आखिर मैं चुप हो गया। सोचा जिद्दी लड़की है, कहीं कुछ कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी। सही ही किया। ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता। इसके माँ बाप को और कोशिश करनी चाहिए थी। समय अब भी है। उन लोगों ने जो कुछ हो सकता था सब कर डाला, यहाँ तक कि किसी बाबा से तंत्र मंत्र भी करवाया, लेकिन इसकी जिद के आगे सब फेल हो गया। हार कर उन लोगों ने एक तरह से इससे रिश्ता खत्म ही कर लिया है। इस बीच कई बार इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। एक बार हाथ टूट गया, लेकिन सूचना मिलने पर भी कोई देखने तक नहीं आया। ये मुझे ही फोन करके बुलाती रही। अब तुम ही बताओ, ऐसी हालत में इसे अकेला छोड़ देना ठीक होता? ठीक होता या नहीं, यह आप ही समझिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि उन्हें साथ देते देते कहीं मुझे अकेला नहीं छोड़ देना। मेरी दुनिया का कोई कोना किसी और को नहीं दे देना। यह कहते हुए वह बहुत भावुक हो गई। दोनों हाथों से मुझे जकड़ लिया। मैंने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, तुम्हें छोड़ना होता तो शादी ही क्यों करता? तुमसे सच क्यों बोलता? झूठ बोल देता कि मोटकी से ऐसा कोई संबंध नहीं है। यह हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी तुम्हारा स्थान नहीं ले सकता। इसके बाद कुछ और बातें हुई, फिर पत्नी सो गई। मेरा यह अनुमान गलत निकला कि मोटकी को लेकर मेरा सच भूचाल ला देगा। लेकिन आगे 32 साल बाद मोटकी ने भूचाल लाने वाला ही काम किया। ऐसा भूचाल जिससे इस जीवन में मैं शायद ही उबर पाऊं। उस रोज की बातचीत के बाद मोटकी के प्रति पत्नी की असाधारण उदारता को देखकर मैं हतप्रभ रह गया था। 1.5-2 महीने बाद ही एक दिन जब उसने मोटकी का हालचाल पूछा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। इसके बाद वह हफ्ते में 1-2 बार मोटकी का हालचाल जरूर पूछती।
हाल चाल बताते हुए मैं उसके चेहरे के भावों को गंभीरता से पढ़ता, लेकिन मुझे उसमें मोटकी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं मिलती। इससे मुझे आश्चर्य मिश्रित खुशी होती। दूसरी तरफ मोटकी भी जब मिलती तो जरूर पूछती कि दीदी कैसी है। हालांकि वह पत्नी से 3 साल बड़ी थी, लेकिन उसे दीदी ही कहती थी। जल्दी ही वह महीने में 2-3 बार घर आने लगी। मेरी शादी के बाद भी उसका घर आना माता पिता को कुछ खास नहीं सुहाता था, जबकि पत्नी में एक खास तरह की उत्सुकता दिखती थी, यह जानने की कि मोटकी के मन में मेरे लिए क्या चलता रहता है। हालांकि उसके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रखती थी। अब मैं मोटकी के साथ पहले की तरह ज्यादा एकांत समय नहीं जी पाता था। बहुत मुश्किल से महीने में 2-3 बार ही अवसर मिल पाता था। कई बार वह बहुत उदास मन से कहती, अब तो तुमसे यह कहने का भी हक नहीं रहा कि आज रात यहीं रुक जाओ। एक बार यही कहती हुई वह एकदम से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत मुश्किल से उसे चुप कराया, उसे समझाया कि यह निर्णय तो तुम्हारा ही था। मैं तो शादी के लिए कितना ही पीछे पड़ा था। उसने सिसकते हुए कहा, मैं तुम्हें कहाँ कुछ कह रही हूँ। मैं अपने निर्णय पर अब भी कायम हूँ, हमेशा रहूंगी। क्या करूँ, मन ही है। कभी कभी तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाती हूँ। कुछ सोचकर मैंने कहा, देखो, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जीवन इस तरह नहीं चलता। अब भी समय है, सोचो, अपना डिसीजन बदलो। किसी अच्छे आदमी के साथ शादी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कभी न कहना। जब एक बार कह दिया है तो क्यों उसी बात को दोहरा रहे हो। एकदम गुस्से में वह बहुत कुछ बोलती चली गई, पिछली बातें शुरू कर दी। मैं चुपचाप सुनकर चला आया। शादी के लिए आगे भी 2 बार और बात की। वह हर बार उसी तरह आक्रामक हो उठी। इसके बाद मैंने फिर कभी यह प्रसंग नहीं उठाया। समय के साथ साथ मोटकी का घर आना जाना बढ़ता गया। परिवार की अभिन्न सदस्य सी बन गई और धीरे धीरे वह छोटे छोटे काम के लिए भी मुझ पर डिपेंड होती चली गई। ऑफिस में कुछ लंपट टाइप के कर्मचारी अधिकारी उसे परेशान करने लगी, तो उसके डायरेक्टर को एक सीनियर आईएएस अधिकारी से फोन करवाना पड़ा। आरक्षण व्यवस्था ने जल्दी ही उसके प्रमोशन के अधिक रास्ते खोल दिए। वह क्लास 2 ऑफिसर बन गई, लेकिन साथ ही एक समस्या भी खड़ी हो गई। उसका एक सीनियर अधिकारी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया कि वह उससे शादी कर ले। तरह तरह से उसे परेशान करने लगा, कहने लगा, नहीं मानी तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा। इतना त्रस्त कर दिया कि वह इस्तीफा देने की सोचने लगी। मैंने फिर समझाया कि इतना डर कर मत रहो। आखिर उस लफंगे के खिलाफ उसी से लिखित शिकायत करवाई। उसकी विभागीय जांच शुरू हो गई। साथ ही एक दबंग को भी सामने खड़ा कर दिया। तब जाकर वह अपनी खोल में वापस गया। मैं इस बात से बहुत परेशान हो रहा था कि उसे मजबूत साहसी बनाने का जितना प्रयास कर रहा था, वह उतना ही ज्यादा मोम बनती जा रही थी। बचपन वाली तेज तरह दबंग आक्रामक मोटकी न जाने कहां क्यों विलुप्त हो गई। मगर अचरज यह कि माँ बाप घर वालों के लिए वही पुरानी वाली दबंग मोटकी बनी रही। मेरे बेटे के जन्म पर वह बेटे पत्नी मेरे लिए बहुत कीमती उपहार ले आई। मैंने देखा पत्नी ने उसे रिटर्न गिफ्ट उससे ज्यादा कीमती दिया। यही मैं हर अवसर पर होता देखता रहा। इसके जरिए भी पत्नी के मनोभावों को समझने की कोशिश करता रहा। मोटकी के प्रति उसका हर काम मुझे एक सुप्रीमेसी के भाव का एहसास कराता। समय के साथ दोनों के बीच रिश्ता ऐसा बनता चला गया कि उनकी बातचीत हंसी मजाक देखकर कभी लगता जैसे घनिष्ठ सहेलियां हैं, तो कभी लगता जैसे सगी बहनें हैं। मोटकी जब आती तो पूरे समय बेटे के साथ खूब खेलती। बेटा 15-16 का होते होते खूब तंदुरुस्त करीब 6 फीट का हो गया,
लेकिन मोटकी तब भी उसके साथ ऐसे खेलती कूदती जैसे हम उम्र दोस्त हों। कई बार दोनों की धमा चौकड़ी इतनी ज्यादा हो जाती कि मुझे या पत्नी को टोकना पड़ता। जब मैं उसके घर पर रुकता तो अक्सर वह पूरी पूरी रात बातें करती, लेकिन वह रात बेहद तनावपूर्ण हो जाती जिस रात को मैं उसे उसके माँ बाप के करीब लाने का प्रयास करता। कई बार तो सुबह 4 बजे ही उठकर चल देता। 2-3 घंटा बीतते ही वह फिर फोन करने लगती, लेकिन मैं फिर 2-3 दिन तक कॉल रिसीव नहीं करता। इस पर वह घर आ जाती। तब तक अगर मेरा मूड सही नहीं होता तो मैं कहीं और चला जाता था। तब वह जिद्दी रुक जाती थी तो मैं देर रात सोने के समय आता, मगर घर में कब तक बचता, आखिर पकड़ लेती। सॉरी बोलकर कान पकड़कर हंसाकर ऑफिस चली जाती। लेकिन जिद मेरी भी थी कि माँ बाप और इसके बीच की दूरी समाप्त करके ही रहूंगा। मगर उसके हट के आगे मेरी कोशिश हर बार पिछड़ जाती। उसके माँ बाप कई बार गंभीर रूप से बीमार पड़े, महीनों हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन मेरी कोशिशों के बावजूद उसने किसी बाहरी की तरह फॉर्मेलिटी के सिवा कुछ नहीं किया। मैं गुस्से से बिफर पड़ता, बात करना बंद कर देता, लेकिन वह फिर रो धोकर अपने आंसू की धारा में मेरा गुस्सा बहा ले जाती। आखिर 4 फरवरी को उसके 52वें जन्मदिन के करीब 2.5 महीने बाद एक ऐसी रात आई जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी, निश्चित थी मोटकी ने भी नहीं की थी। ऐसा विश्वास से नहीं कह पा रहा हूँ। जन्मदिन पर वह केक पार्टी आदि कुछ नहीं करती थी। मेरे साथ घूमने फिरने, होटल में डिनर के बाद रात मेरे साथ बिताती थी, बस। 52वें जन्मदिन की रात हर बार की तरह बहुत ठंडी थी। खाने पीने के बाद करीब 1:30 बजे रजाई में वह मेरे साथ डूब गई। मेरे हाथ के बीच वाली उंगली अपने दांतों के बीच बार बार दबा रही थी। उसका बदन मुझे असाधारण रूप से गर्म लगा, जैसे तेज बुखार में तप रही हो। मैंने पूछा तो हर शब्द के बाद दीर्घ विराम लेती हुई बोली, उतारोगे तभी तो उतरेगा ना। आधे घंटे बाद जब वह बाथरूम जाकर लौटी तो कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें मैंने माँ बाप का जिक्र कर दिया। अब उसका बदन तो ठंडा था, लेकिन कमरे का वातावरण असाधारण रूप से गर्म था। उसके जन्मदिन की रात है यह सोचकर मैं रजाई में चला गया। कुछ देर में वह भी आ गई, पीछे से मुझे बाहों के घेरे में लेकर सटी हुई लेट गई। इसके बाद कल्पना से परे वाली रात 16 अप्रैल को आई। बाहर मौसम बहुत गर्म हो रहा था। कमरे में एसी की ठंडक खुशनुमा एहसास करा रही थी। मैं बेड पर पीछे तकिया लगाए बैठा, गोदी संगडग जांघों पर रखे कुछ जरूरी काम करता हुआ मोटकी से बातें भी करता जा रहा था। वह मेरे पैरों पर तकिया, उस पर सिर रखे मोबाइल में रील देखती हुई बतिया रही थी। कई दिन से क्षुब्ध थी कि उसके माँ बाप प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा नहीं दे रहे हैं, जबकि कानूनन उसका भी अधिकार है। हमेशा की तरह मैंने सच का पक्ष लिया, कह दिया कि संविधान में भी मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख है। जब तुम 30-32 सालों से उनकी सेवा को कौन कहे उनसे ठीक से बात तक नहीं कर रही हो, तो उनकी प्रॉपर्टी में तुम्हें अधिकार ही कहाँ है। मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि वह चिल्लाती चिल्लाती हुई उठ बैठी। मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे पक्षपाती बताती हुई माँ बाप को अपशब्द कहने लगी। यह भी नहीं सोचा कि आधी रात के सन्नाटे में आवाज पास पड़ोस तक पहुंच रही होगी। एक अनपढ़ गवार प्रचंड झगड़ालू औरत भी उस समय उसके सामने सहम जाती। मैं हैरत गुस्से से उसे देख रहा था। अचानक उसके मुंह से माँ बाप के लिए भद्दी गालियां निकली। उसी के साथ एक के बाद एक दो चाटों की आवाज के साथ कमरे में सन्नाटा पसर गया। वह एकटक मुझे देख रही थी, आंखों से आंसू झर रहे थे। क्रोध से मेरा शरीर थरथरा रहा था। उस पर एक अगन्य दृष्टि डालकर बेड से नीचे उतरा। वह अब तकिए में मुंह लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगी थी। मैंने कपड़े पहने, वहां कपड़े आदि सहित मेरे जो कुछ सामान हमेशा पड़े रहते थे उन्हें लिया। बेड पर पड़ी चादर उसे फेंकी और बाहर आ गया। फिर यह सोचकर कॉल बेल बजाई कि मोटकी
गेट बंद कर ले, आधी रात हो रही है, कहीं कोई चोरू चक्का घुस गया तो इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। कई बार बेल बजाने के बाद वह आंसू बहाती हुई ही गेट पर आई। उस पर एक गहरी नजर डालकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की, एक्सीलेटर पर प्रेशर बढ़ा दिया। 32 साल से चला आ रहा अटूट रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया था। मैं स्टीयरिंग पर बार बार हाथ पटक रहा था कि यही हाथ मेरी मुट्ठी पर उठा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।